जी, तो बेटा हम बात कर रहे थे क्वांटम यील्ड की। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि एक फोटोन जो होता है उसे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। या एक फोटोन जो होता है वो कोलाइड कर सकता है एक मॉलिक्यूल के साथ, एक फोटोन टू मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड नहीं कर सकता। ये आइंस्टाइन ने बात की थी। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट रिएक्ट कितने करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन, यहाँ पर मैं क्या आपको बात बताने जा रहा हूँ वो हम देखते हैं। देखें, एक फोटोन अगर ले लें तो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, तो यील्ड कितनी आनी चाहिए? वन। वन या 100% यील्ड आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये बात कर ली कि क्वांटम यील्ड जो है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, वो हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि क्वांटम यील्ड जो होती है ये हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। क्वांटम यील्ड हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। क्या फिर ये आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट है वो रॉन्ग हुआ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वांटम यील्ड क्यू वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वेरी कर सकती है 0 से लेकर 10⁻⁶ तक वेरी कर सकती है, आप देख लें। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर ये भी तब है अगर एक रिएक्शन आइंस्टाइन के लॉ को फॉलो करता है जो उसने बात की थी। देखिए, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। ये एक मॉलिक्यूल था, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हुआ हुआ क्या, ये मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज्ड हो गया, ठीक हो गया। तो ये बेटा इसकी जो यील्ड आएगी फिर वो क्वांटम यील्ड वन होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और वो डिकम्पोज हो गया और जाकर वो प्रोडक्ट बना दिया, ये वन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि आपके पास टू और मोर मॉलिक्यूल जो हैं वो डिकम्पोज हो बाय वन फोटोन, एक फोटोन के साथ दो या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल हैं वो डिकम्पोज हो, फिर क्वांटम यील्ड जो है वो वन से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पर आपको आइंस्टाइन के लॉ को आप कहेंगे गलत है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारा काम होगा, ठीक है। देखिए, एक एक फोटोन ने एक से ही कोलाइड करना है, ये बात याद रखनी है आपने। वो एक जो होगा वो दो से कोलाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ग्रेटर कैसे हुई वन से, वो हम आगे उसकी रीजंस भी देखते हैं। ये सेकंड रीजन थी कि क्यों वो हाई हो सकती है या लो हो सकती है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल decomposed इज लेस देन वन, यानी अगर वन से डिकम्पोज होने वाली मॉलिक्यूल कम हो बाय वन फोटोन, वन फोटोन से अगर एक से भी कम, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल से भी कम? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा कैसे। तो एक से भी कम अगर मॉलिक्यूल डिकम्पोज करेगा तो उसकी क्वांटम यील्ड जो होगी वो लेस देन वन होगी। तो ये तीन कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हाई या लो क्वांटम यील्ड हो सकती है। कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर वन बेटा, कि ऑल रिएक्टेंट शुड बी इनिशियली एट सेम एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट, अगर वो सेम एनर्जी स्टेट में होंगे फिर ही वो इक्वली रिएक्ट करेंगे,
फिर ही वो इक्वली रिएक्ट करेंगे। लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम पढ़ेंगे, तो वो बोल्ट्जमैन ने ये बात की थी कि तमाम मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी डिफरेंट होती है। ये बात उसने कर दी हुई है ऑलरेडी। तो ये पोस्टुलेट हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर टू, कि रिएक्टिविटी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक हो गया। नंबर थ्री, कि जो मॉलिक्यूल जो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट से मुराद वो एक्साइटेशन में जा रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, वो लार्जली अनस्टेबल होने चाहिए। वहां पर लार्जली अनस्टेबल होने चाहिए, कि ये ना हो कि वो एक्साइटेड स्टेट में ही रुके रहें। अनस्टेबल से क्या मुराद है, कि अनस्टेबल से मुराद ये है कि वो फौरन प्रोडक्ट बना दें, डिकम्पोज हो और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें। अनस्टेबल से मुराद ये है बेटा। अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाई क्वांटम यील्ड क्यों आती है और आइंस्टाइन का लॉ ब्रेक भी नहीं होता कैसे। नंबर वन, नंबर वन रीजन ये होती है कि रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती फर्स्ट स्टेप के अंदर, उससे एटम्स या रेडिकल, बड़ा ही आसान मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये हमारे पास है CH4Cl2। अब पहले स्टेप में डेफिनेटली Cl2 क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और Cl रेडिकल बना देगा। अब CH4 प्लस Cl रेडिकल, ये क्या करेंगे, CH3Cl बन गया, और यहाँ पे एक H जो है वो एक और Cl के साथ लग जाएगा। ठीक है, HCl बन जाएगा। अब अगेन ये स्टेप चलता जाएगा चलता जाएगा। आपको यहाँ पर पता है कि एक रेडिकल जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो एक ही रेडिकल था, रेडिएशन तो एक ही मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है, लेकिन उससे जो स्पीशी बनी है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी, उसने आगे जाकर रिएक्शन करवाया है। तो अब समझ आई बात की कि एक ही फोटोन ने एक ही रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया है, ज्यादा के साथ नहीं। ये तो उस रिएक्टेंट की मर्जी थी कि वो आगे चेन रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है। अब समझ आ गई ये क्यों क्वांटम यील्ड ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। सीरीज ऑफ स्टेप्स आप कह सकते हो कि चेन रिएक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड, कि समटाइम्स मान लें कि ये ए है, इसने रिएक्शन किया, यहां पर एक इंटरमीडिएट बन गया एक्स इसके नतीजे में। अब ये एक्स जो होता है ये वर्क कर रहा होता है एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है आपको पता है, कि स्पीड अप करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है बेटा, और वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये फिर क्या करेगा कि समटाइम्स फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट। वो फॉर्मेशन जो होती बेटा वो एक्ट करेगी एज अ कैटलिस्ट। ये सेकंड रीजन हो सकती है। इसके बाद थर्ड, कि ये भी होता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, समटाइम्स क्या होता है बेटा कि कोई रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होने की वजह से वो हीट जो है वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को, और वो भी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये तीसरी रीजन होगी। फोर्थ वन इज के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट से मुराद ये कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो एनर्जी डिफरेंट होगी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलाइड करे। मान लें कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी थी 40, उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए सिर्फ 5 जूल मोर एनर्जी चाहिए, 45 चाहिए।
तो एक मॉलिक्यूल है जिसे रेडिएशन मिली है और उसके पास 50 की एनर्जी है, वो क्या करेगा, 5 की एनर्जी से दे देगा तो ये 45 हो जाएगी। ये भी कोलाइड, इससे कोलिजन होगा, ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये वाला 50 वाला भी, दोनों चले जाएंगे। तो ये रीजन हो सकती है बेटा हाई क्वांटम यील्ड्स की। ठीक हो गया। मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ, डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई। डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई की डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर एच आई क्या करेगा बेटा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ प्राइमरी स्टेप है, डेफिनेटली रेडिकल जनरेशन होने चाहिए। ठीक है, रेडिकल जनरेट होंगे। एच फिर फर्दर एच आई के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये H2 बनेगा। अगेन यहाँ पर आई जनरेट होगा, आई और आई, आयोडीन और आयोडीन मिलके I2 बना देंगे। ये सेकेंडरी रिएक्शन है, और ये वाला जो था ये प्राइमरी है। अब बेटा यहाँ पर ओवरऑल जो क्वांटम यील्ड निकल कर आती है वो 2 होती है। यानी आप कह सकते हो कि 2 HI डिकम्पोज होते हैं एक क्वांटम से, एक क्वांटा से वो डिकम्पोज हो रहे हैं 2 HI। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हाई ये हो जाती है। इसी तरह जो मैंने आपको बताया है ये वाला रिएक्शन, चेन रिएक्शन, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटम यील्ड वेरी करती है। तो यहाँ पर 10⁴ से लेकर 10⁶ तक चली जाती है क्वांटम यील्ड। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड। लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 के एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल था, एक्साइटेड मॉलिक्यूल में गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कि बेटा जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जा रहा था ना, वो प्रोडक्ट बनने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट वाला जो मॉलिक्यूल था वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करे, और कोलिजन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी खो दे। ये दूसरी रीजन हो सकती है। फिर तीसरा है कि रिकम्बिनेशन रिएक्शन हो जाए, कि वो अपने ही दूसरे एटम के साथ अटैच हो और दोबारा से वो रिकम्बाइन हो जाएं। ठीक है, रिकम्बिनेशन रिएक्शन भी लो क्वांटम यील्ड काज करता है। तो ये रीजंस हो सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। इसकी एग्जांपल है जी, डायमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन टू डाई एंथ्रासीन। तो ये एग्जांपल है। अब ये हमारे पास रिएक्शन है कि 2C14H10 प्लस HμC28H20। अब यहाँ पे क्वांटम यील्ड होनी तो 2 चाहिए थी, क्योंकि देखें दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं ना एक रेडिएशन से, लेकिन इसमें क्वांटम यील्ड होती है 0.5। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। समटाइम्स रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने देखा होगा कि यील्ड जो होती है वो कम होती है, प्रोडक्ट कम बनते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से क्वांटम एफिशिएंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये चैप्टर हम यहीं पे एंड करेंगे। कोई सवाल है आपका बेटा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी।